हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, उसके बीच में क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं। तो हम लोग ने देखा था कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, और हमारे इंडिया जो है एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग ने देखा था कि वो जो होता है इवॉल्व नेचर का होता है, और हमारे चाइना हो गया, उधर कनाडा हो गया, इस सब में जो है अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, यूके में अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है। हम लोग ने देखा था कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट सुप्रीम होता है। साथ ही साथ हम लोग ने ये भी देखा था कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी के पास बहुत ज़्यादा पावर होते हैं, जबकि अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी के पास लेस पावर होते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, और वो क्वेश्चन है कि फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेज होते हैं। मतलब किसे फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं और किसे यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं। हमारा इंडिया क्या है, हमारा इंडिया फेडरल गवर्नमेंट नेचर का है या फिर यूनिटरी गवर्नमेंट को फॉलो करता है। तो ये आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट बोलते किसको है और यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते किसको है, इसे कैसे डिफाइन करेंगे, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेज होंगे। इंडिया के किसी भी पीसीएस में ऐसा ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो एक से ज़्यादा बार नहीं आया है। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एग्जाम में एक से ज़्यादा बार पूछा गया है कि फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट किसको बोलते हैं। साथ ही साथ हमारा इंडिया क्या है, फेडरल नेचर का है या यूनिटरी नेचर का है। अगर फेडरल नेचर का है तो कैसे है ये बताने के लिए, और अगर यूनिटरी नेचर का है तो कैसे है ये बताने के लिए लगभग में सभी पीसीएस एग्जामिनेशन और यूपीएससी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फेडरल गवर्नमेंट बोलते किसको है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यूएसए में फेडरल गवर्नमेंट है, और हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलता है यूनियन ऑफ नेशन है हम लोग। ठीक है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि हमारा इंडिया क्या है। तो ये याद रखना है कि यूएसए, हम लोग यहाँ यूएसए का एग्जाम्पल लेंगे फेडरल नेचर को दिखाने के लिए। ठीक है, तो फेडरल गवर्नमेंट बोलते किसको है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन फेडरल गवर्नमेंट टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एग्जिस्ट। मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पे दो तरह का गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लिखा है कि नन इज सुपीरियर, उन दोनों में से कोई सुपीरियर नहीं होगा। नन इज इन्फीरियर, उन दोनों में से कोई इन्फीरियर नहीं होगा। ठीक है, टू ईच अदर। ठीक है, सिंस बोथ डिराइव्स देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। मतलब ये हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट में क्या होंगे, दो गवर्नमेंट होंगे, दोनों एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं होंगे। दोनों जो है अपना पावर कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करेंगे, और अपना दोनों दोनों जो होंगे, दोनों गवर्नमेंट वो अपने अपने ऑटोनॉमी में काम करेंगे। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट में ये हुआ, मतलब कहने का ये हुआ कि दो पैरेलल गवर्नमेंट चलेंगे। ठीक है, दोनों पैरेलल गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर होंगे। इक्वल पावर कहने का मतलब क्या, कि अपने क्षेत्र में उनके पास इक्वल पूरा पावर होंगे, और अपने क्षेत्र में, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यूएसए को बताता हूँ। देखो यूएसए में क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और 50 स्टेट, यूएसए 50 स्टेट से मिलकर बना हुआ है, और 50 स्टेट जो मिलके यूएसए को बनाता है, उस 50 स्टेट का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना अपना सुप्रीम कोर्ट है, अपना अपना फुल्ली उनके पास राइट होते हैं। वो अपने एरिया को, अपने स्टेट के जो 50 स्टेट है, सभी अपने स्टेट में फुल्ली ऑटोनॉमी को एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो दो गवर्नमेंट है यूएसए में, एक अब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और वहाँ के 50 स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो। और दो इसे फेडरल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं है कि यूएसए का जो प्रेसिडेंट होगा वो 50 स्टेट का सभी पावर छीन लेगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। वहाँ जो 50 स्टेट के बीच में एक एग्रीमेंट के द्वारा उस कंट्री का निर्माण हुआ है। यूएसए का जो निर्माण हुआ है वो 50 स्टेट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, और वो 50 स्टेट जो है ना, वो फुल्ली ऑटोनोमस की तरह बिहेव करते हैं। फुल्ली ऑटोनोमस कहने का मतलब क्या, उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके पास अपना फ्लैग है, उनके पास अपना सिटीजनशिप है। ठीक है, तो वो फुल्ली एक ऑटोनोमस की तरफ बिहेव करते हैं। और यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो पूरे 50 स्टेट का तो हेड बोले जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी स्टेट के पावर को ग्रैब कर सकते हैं, छीन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो फेडरल गवर्नमेंट में दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पैरेलली काम करते हैं, दोनों एक दूसरे से छोटा बड़ा नहीं होते। लेकिन अब एग्जाम्पल के लिए इंडिया को देख लीजिए। इंडिया में क्या है, इंडिया में सभी स्टेट है। क्या इंडिया में सभी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं, इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारे पूरे देश के लिए है और सभी स्टेट के लिए। ठीक है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में देखिए एक ही सिटीजनशिप है, जो इंडिया का सिटीजनशिप होता है। क्या स्टेट का कोई सिटीजनशिप है? नहीं, इंडिया में स्टेट का कोई सिटीजनशिप नहीं है। तो इंडिया में क्या हो रहा है कि इंडिया में हम लोग देख रहे हैं कि जब इमरजेंसी लगता है ना, तो स्टेट का सभी पावर को सेंट्रल छीन सकता है, ले सकता है, सभी पावर को सेंटर ले सकता है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
तो यूएसए एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री का मतलब ये हुआ कि टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एग्जिस्ट करेगा, दोनों एक दूसरे से जो होगा सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होगा, ठीक है, और दोनों अपना पावर जो है डिराइव करेंगे कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन से करेंगे। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट आप देखिए यूनिटरी में क्या लिखा हुआ है, हियर देयर एग्जिस्ट ओनली वन सुप्रीम गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होते हैं, यहाँ एक गवर्नमेंट एग्जिस्ट करते हैं जो सुप्रीम गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, सुप्रीम गवर्नमेंट होते हैं एट द सेंटर, जो सेंटर में होंगे। द स्टेट गवर्नमेंट आर देयर, स्टेट गवर्नमेंट भी होते हैं लेकिन दे एक्ट एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म ऑफ द सेंटर। वो स्टेट जो स्टेट गवर्नमेंट भी होते हैं लेकिन वो सेंट्रल के एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म की तरह काम करते हैं, मतलब सबऑर्डिनेट हैंड की तरह काम करते हैं। सबऑर्डिनेट है, समझ रहे हैं ना, एक हेल्पर की तरह काम करते हैं। मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा और स्टेट गवर्नमेंट जो होगा ना उसके सबऑर्डिनेट की तरह काम करेंगे। सबऑर्डिनेट करने का मतलब हेल्पर की तरह काम करेंगे। इसीलिए यहाँ लिखा है कि यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होते हैं, एक सुप्रीम गवर्नमेंट होते हैं सेंटर में, स्टेट गवर्नमेंट भी होते हैं लेकिन वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म, एग्जीक्यूटिव आर्म की तरह सेंटर का होते हैं, ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वर्किंग एज पर द डायरेक्शन ऑफ सेंटर, और जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वो सेंटर के डायरेक्शन पे काम करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा देश यूनिटरी कैसे है। हमारा देश इसीलिए यूनिटरी है क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे देश में जो सेंट्रल का जो पावर है ना वो बहुत ज़्यादा पावर है, और वो सेंटर जो है वो अपना पावर को यूटिलाइज करके स्टेट गवर्नमेंट का बहुत सारे चीज़ को क्या कर सकता है, ग्रैब कर सकता है, छीन सकता है, ड्यूरिंग द इमरजेंसी कर सकता है। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है तब भी ऐसा कर सकता है, गवर्नमेंट उसके पावर को ले सकता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जो मैं आपको आर्टिकल बताऊंगा कि उस आर्टिकल के थ्रू जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को सब कुछ, जैसे आप देख सकते हैं गवर्नर है, तो गवर्नर क्या होता है, वो सेंटर का ही एक क्या है, एक सेंट्रल का ही एक बॉडी है, सेंटर का ही एक पार्टी है जो वो गवर्नर हर एक स्टेट में बैठाया गया है। आप देखे होंगे कि हर सेंटर का एक गवर्नर सभी स्टेट में बैठा हुआ है, और वो गवर्नर जो होता है हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, स्टेट मतलब उस स्टेट का हेड होते हैं गवर्नर, ठीक है। तो सेंटर का देख रहे हैं कि एक पार्टी वहाँ बैठा हुआ है देखने के लिए कि उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो हो रहे हैं। गवर्नर का काम ही यही होता है कि उस स्टेट, जिस स्टेट में गवर्नर होते हैं उस स्टेट को देखेगा कि उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, सीएम के द्वारा करवाया जा रहा है कि नहीं किया करवाया। और जैसे ही उनको पता लगेगा कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलो नहीं किया जा रहा है वो तुरंत जो गवर्नर होते हैं वो प्रेसिडेंट को बताएंगे, ऊपर सेंटर को बताएंगे। और सेंटर का आने का मतलब देखिए, प्रेसिडेंट जो होता है हेड ऑफ द स्टेट होता है, तो प्रेसिडेंट जो होता है सीओएम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सीओएम मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं, मोदी और मोदी जी के मंत्री, इनके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट काम करते हैं। तो गवर्नर जैसे ही देखेगा कि स्टेट में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है वो तुरंत जाके राष्ट्रपति को बताएंगे। राष्ट्रपति जो है सीएम के थ्रू काम करते हैं, सीओएम के थ्रू काम करते हैं, तो सीओएम के थ्रू उस स्टेट में क्या कर देंगे, प्रेसिडेंट लॉ लागू कर देंगे। जिस तरह से आप देखेंगे कि स्टेट की सभी पावर को सेंटर क्या करते हैं, छीन सकते हैं, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट में जहां हम लोग देख रहे हैं कि दो गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलली काम कर रहे हैं, वहां कोई एक दूसरे से बड़ा छोटा नहीं है, दोनों का अपना अपना पावर है, ठीक है। उसी तरह यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या देख रहे हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट में देख रहे हैं हम लोग कि सेंटर बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है उस सेंटर का हेल्प करने के लिए बैठा हुआ है, सेंटर का एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म की तरह काम करता है। जो कहेंगे सेंटर वो करेंगे स्टेट, ये यूनिटरी गवर्नमेंट में होता है, ठीक है। ये तो हम लोग डेफिनेशन बता सकते हैं क्या होते हैं फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। एक दो डिफरेंसेस मैं बताता हूँ और भी फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में। देखिए, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा कि फेडरल गवर्नमेंट में जो है दोनों गवर्नमेंट जो होते हैं फेडरल गवर्नमेंट में जो होते हैं वो पैरेलली एक दूसरे के काम करते हैं। दोनों का अपना अपना पावर होता है, अपना अपना उन लोग का एरिया होता है कि इस एरिया में वो फुल्ली और मतलब ऑटोनॉमी को गेन करते हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी अपने एरिया में फुल्ली अपना पावर को इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट होने के लिए एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, देखिए, आप फेडरल गवर्नमेंट है, अगर फेडरल जैसे अमेरिका एक फेडरल गवर्नमेंट है, वहाँ पे फेडरल जो है 50 स्टेट मिलकर के एक फेडरल गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं, तो वहाँ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। कैसे प्रॉब्लम हो जाएगा, तो देखिए, अगर मानिए कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा, ठीक है, तो पता कैसे रहेगा कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें हमको पूरा ऑटोनॉमी प्राप्त है और सेंटर का कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें उनको ऑटोनॉमी प्राप्त है।
ठीक है। तो एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा ना, जो दोनों के पावर को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, दोनों के पावर को बताएंगे कि देखो तुम्हारा ये पावर है और इस पावर में तुम फुल ऑटोनॉमी इंजॉय करते हो। तो एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का होना फेडरल गवर्नमेंट के लिए जरूरी होता है, क्योंकि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तभी पता रहेगा कि इस ये एरिया में हम पावरफुल हैं, इस एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है, ठीक है। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। यूनिटरी गवर्नमेंट के लिए अगर रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है तब भी चलेगा और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है तब भी चलेगा, ठीक है कि नहीं, समझ में आया। देखो फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ कि वहां दो गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और दोनों पावरफुल है। अगर दोनों पावरफुल है, दोनों के पास ऑटोनॉमी है अपने एरिया में काम करने का, तो सब्जेक्ट भी डिसाइडेड होना चाहिए ना कि किस एरिया में स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल है और किस एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है, ठीक है। तो एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का होना फेडरल गवर्नमेंट में जरूरी हो जाता है, ताकि दोनों एक दूसरे से झगड़ा नहीं करे इस सब्जेक्ट पे कि ये सब्जेक्ट मेरा है तुम्हारा नहीं है। इसीलिए झगड़ा डिस्प्यूट से बचने के लिए एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का होना फेडरल में जरूरी होता है। जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में अगर रहेगा तब भी सही है और नहीं रहेगा तब भी सही है, क्योंकि सेंटर ही यहाँ पावरफुल है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है यूनिटरी गवर्नमेंट में पावरफुल होते हैं। तो अगर रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन रहता है तब भी चलेगा और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ डिस्प्यूट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पावर जो है सेंटर के पास है, वो जो कहेगा स्टेट गवर्नमेंट करेगा। लेकिन जहाँ दो लोग हैं और दो लोग को अपना अपना पावर है, तो उन लोग को डिसाइड भी होना चाहिए कि किस में तुम पावरफुल हो, किस में हम पावरफुल है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, दो एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए याद रखना है कि फेडरल गवर्नमेंट होने के लिए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है। और हम लोग ने कल ही पढ़ा था कि अगर रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नेचर का हो जाएगा, नहीं, क्योंकि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तो रिजिड क्यों हो जाएगा। हम लोग ने देखा था कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे भीमराव अंबेडकर जी ने एक किताब लिखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करने के लिए सरकार आसानी से कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए जो हम लोग देखे थे स्पेशल मेजोरिटी का जरूरत होता है। इसीलिए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जहां भी होगा ना तो वो रिजिड नेचर का होगा, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं होगा। रिजिड मतलब उसे बदलना मुश्किल होगा, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट में एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें उसके पावर का डिवीजन हो, दोनों सेंट्रल का और स्टेट के गवर्नमेंट का पावर डिसाइडेड हो, ताकि दोनों एक दूसरे में क्या करें, डिस्प्यूट नहीं करें। जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में रिटेन एंड अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत नहीं है, जो भी रहेगा तब भी सही है, और रिटेन रहेगा तब भी चाहिए, अनरिटेन रहेगा तब भी सही है। इसीलिए ये फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, ठीक है। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, जिस वजह से वो रिजिड नेचर के होते हैं, और यूनिटरी गवर्नमेंट में रिटेन या अनरिटेन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं और ये फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। तीसरा डिफरेंस है इसी से निकला है, जो हम लोग बता सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो होंगे ना, वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना जरूरी है। देखो सिंपल सा लॉजिक है। अभी हम लोग ने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट में क्या होते हैं, दो गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट, और दोनों अपने में पावरफुल है। दोनों अपने में पावरफुल है। अगर दोनों डिस्प्यूट करेंगे, अगर मानो किसी बात पे किसी मुद्दे पे दोनों ने डिस्प्यूट किया, तो उसको कौन सुलझाएगा? एक जुडिशरी ही सुलझाएगा ना। मतलब एक सुप्रीम कोर्ट रहना चाहिए जो उस दोनों के मुद्दे को क्या करेगा, सुलझाएगा, दोनों के डिस्प्यूट को खत्म करेगा। तो अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो तब तो दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरे में मार करते रहेंगे। इसीलिए जो फेडरल गवर्नमेंट रहेगा ना, उसमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए, जो ये बताता हो कि देखो तुम्हारा ये स्टेट, तुम्हारा ये सब्जेक्ट है, तुम्हारा ये सब्जेक्ट है, दोनों में दोनों क्या हो, पावरफुल हो, ताकि इसके बीच में डिस्प्यूट नहीं हो। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट में लिखा है कि इन ए फेडरल सेक्टर देयर मस्ट बी ए इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो कि सॉल्व करे डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड यूनियन, ठीक है। सेंट्रल एंड यूनियन पावर मतलब दैट मीन्स स्टेट के पावर सबको डिस्प्यूट को खत्म करे। तो ये ध्यान रखना है कि फेडरल गवर्नमेंट पे जो होना चाहिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। डिस्प्यूट भी हो तो दोनों को डिस्प्यूट को क्या कर देंगे, सुलझा देंगे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा। मानो कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का जुडिशरी होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना उस पर इंटरफेयर कर सकते हैं, अपने जजमेंट पे, उसके जजमेंट पे इंटरफेयर कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना फेडरल गवर्नमेंट में जरूरत होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता है। कह रहा है कि इन दिस जुडिशरी में नॉट बी एज पावरफुल। तो अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी इतना पावरफुल नहीं होते हैं, ठीक है।
तो ये 3 डिफरेंसेज मैंने बताया कि फेडरल गवर्नमेंट किसे बोलते हैं और फेडरल गवर्नमेंट में क्या सब होना चाहिए। देखिए समरी के रूप में सिंपल सा, देखिए मैंने अपने नोटबुक में समरी के रूप में कैसे रिवाइज करेंगे, तो देखिए इस आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटी गवर्नमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेज होते हैं। तो देखिए लिखा है मैंने कि सबसे पहले तो देखिए यही याद रखना होगा फेडरल गवर्नमेंट किसको बोलते हैं। तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि 2 पैरेलल गवर्नमेंट, मतलब 2 गवर्नमेंट वहाँ रहेंगे और दोनों अपने में पावरफुल रहेंगे। ये नहीं है कि मतलब दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल और स्टेट गवर्नमेंट कम पावरफुल, नहीं। फेडरल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, उतने ही पावरफुल होंगे जितना सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे, ठीक है। जबकि यूनिटरी में ऐसा नहीं होगा। यूनिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होंगे और स्टेट गवर्नमेंट जो होंगे वीक होंगे, और जो सेंटर कहेगा उसी पे स्टेट गवर्नमेंट उसको क्या करेगा, उसकी बात को मानेंगे, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटी गवर्नमेंट समझ गए। फेडरल गवर्नमेंट में मैंने बताया कि एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए ताकि दोनों के बीच में डिस्प्यूट नहीं हो, ठीक है। और यूनिटरी गवर्नमेंट में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तब भी चलेगा, अनरिटेन रहेगा तब भी चलेगा। फेडरल गवर्नमेंट में मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होना चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होगा ना तो दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होगा, ठीक है, ताकि दोनों के डिस्प्यूट को सुलझा सकेगा। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में जुडिशरी के पास लिमिटेड पावर होता है, ठीक है। तो इतना याद रखना है फेडरल और यूनिटरी के बीच में, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमारे इंडिया क्या है, ठीक है। तो आपको तो अभी जितना मैंने बताया उससे आपको लग रहा होगा कि इंडिया क्या है, एक यूनिटरी गवर्नमेंट को फॉलो करता है, क्योंकि सेंटर के पास बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी जो थे ना, वो जानते थे कि देखो अगर हम भारत को फेडरल बना देंगे ना तो भारत में इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है। भारत में आप देखे होंगे कि रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे हम लोग बटे हुए हैं। और अगर भारत में फेडरल कर देगा ना, फेडरल कहने का मतलब कि एक स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर और सेंट्रल के पास भी बहुत ज़्यादा पावर, ठीक है। तो अगर भारत में भीमराव अंबेडकर जी ने सोचा कि अगर भारत को फेडरल बना देंगे ना तो यहाँ के स्टेट बोलेंगे कि क्या हम देश से निकल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे देखिए आप पंजाब देख सकते हैं, कश्मीर देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट है, केरला देख सकते हैं। ये सब स्टेट खुद को इतना, अगर उसको पावर दे दिया जाए तो ये पावर तुरंत क्या करेंगे, इंडिया से सक्सीड होने का कोशिश करेंगे, मतलब इंडिया से हटने का कोशिश करेंगे, ठीक है। एक अगर उनको ऑटोनोमी मिलता है तो, ठीक है। इसीलिए भीमराव अंबेडकर जी ने सोचा नहीं, जो फेडरल में जो होता है ना, अगर स्टेट के पास, भारत जैसे कंट्री में अगर स्टेट के पास ज़्यादा पावर दिया जाएगा ना तो भारत से क्या करेंगे, निकलने का कोशिश करेंगे और इससे हमारा कंट्री क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इसीलिए भीमराव अंबेडकर जी जानते थे कि जो फेडरल में प्रॉब्लम है, फेडरल में प्रॉब्लम क्या है, तो लीगल प्रॉब्लम, हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। फेडरल में क्या होंगे कि दोनों के पास पावर होंगे, तो दोनों एक दूसरे में झगड़ा करते रहेंगे कि देखो ये मेरा पावर है, ये मेरा पावर है, नहीं। इस तरह से एक लीगल प्रॉब्लम भी होता है फेडरल गवर्नमेंट में। साथ ही साथ भारत में देखिए, भारत जैसे डाइवर्स कंट्री में अगर स्टेट के पास बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दे देगा ना तो ये प्रॉब्लम भी आ सकते हैं कि वो देश से बाहर निकलने का कोशिश करेंगे, वो स्टेट खुद को एक ऑटोनोमस कंट्री की तरह घोषित कर देंगे, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर जी ने फेडरल में देखा कि 2-3 प्रॉब्लम है। एक, भारत जैसे डाइवर्स कंट्री के लिए सूटेबल नहीं है। दूसरा देखा कि लीगल प्रॉब्लम है कि एक दूसरे के बीच में डिस्प्यूट होते रहेगा। स्टेट कहेगा नहीं ये सब्जेक्ट मेरा है और सेंटर कहेगा नहीं ये सब्जेक्ट मेरा है, इस पे मुझे ऑटोनॉमी प्राप्त है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होगा। तीसरा, उन्होंने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट रिजिड होता है। मतलब फेडरल गवर्नमेंट रिजिड कैसे होता है, तो अभी मैंने बताया कि फेडरल में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तो उसको बदलना मुश्किल रहेगा, तो रिजिड नेचर का होता है। तो इसीलिए ये तीनों प्रॉब्लम को देखकर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि नहीं, इंडिया को फेडरल वर्ड मत दो, ठीक है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड को मत लिखो, ठीक है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्या लिखा, यूनियन ऑफ स्टेट इंस्टीड ऑफ फेडरेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब एक यूनिटरी गवर्नमेंट को शो करता है। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होगा, यूनिटरी टाइप का गवर्नमेंट हमारे देश में होगा। हमारे देश में यूनियन ऑफ स्टेट होगा, मतलब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होंगे, ठीक है। उन्होंने फेडरेशन ऑफ स्टेट भारत को नहीं बनाया, क्योंकि अगर ऐसा करते ना तो स्टेट को ऑटोनॉमी प्राप्त हो जाता, और स्टेट को अगर ऑटोनॉमी प्राप्त हो जाता ना तो हमारे जैसे कंट्री में, हमारे जैसे डाइवर्स कंट्री में हो सकता था कि कुछ स्टेट ऐसे थे जो खुद को क्या कर सकते थे, इंडिपेंडेंट घोषित कर सकते थे, कंट्री से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए भीमराव अंबेडकर जी ने यूनियन ऑफ स्टेट बोला इंस्टीड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। ये याद रखना। आप एक सिंपल सा देखिए, यहाँ फिगर बनाया गया है। यूनियन को आप दाल मखनी बोल सकते हैं और फेडरेशन को आप सलाद बोल सकते हैं। देखिए कितना सुंदर सा एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, ड्रॉ किया गया है फिगर, कि फेडरेशन में क्या है, देखिए सलाद है,
इसमें आपको कुकुम्बर मिल जाए अलग से, टमाटो अलग से मिल जाएगा, सब कुछ अलग अलग है। इसमें से आप आराम से निकाल सकते हैं एक चीज़ को, ठीक है, आराम से एक चीज़ को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन यूनियन में देखिए दाल मखनी है, सब एक दूसरे में मिल गया है, अब इसको बाहर नहीं निकाल सकते। तो भारत जैसे डाइवर्स कंट्री के लिए यूनियन होना बहुत ज़रूरी था, जिसमें से कोई भी स्टेट खुद को बाहर नहीं कर पाए। ये स्टेट को शो कर रहा है, ठीक है। ये इस स्टेट में, यूएसए में जो 50 स्टेट मिलकर बना है ना, उसको इतना ऑटोनॉमी प्राप्त है कि तुरंत वो क्या करेंगे, यूएसए से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन भारत जैसे स्टेट में जहाँ पे एजुकेशन का भी रेट बहुत कम है, यहाँ के लोग भी उतना पढ़े नहीं है जो उनको ये पता रहेगा कि मिलके रहने से कितना फ़ायदा होता है, कितना पावरफुल एक कंट्री का निर्माण किया जाता है। तो भारत उतना अमेरिका जैसे ना ही डेवलप है, ना ही अमेरिका जैसे एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ है। इसीलिए भारत को यूनियन के कैटेगरी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन के रूप में लिखा गया है। जबकि यूएसए जो है फेडरेशन को फॉलो करता है, जहाँ पे 50 स्टेट इसी सलाद की तरह रहते हैं, जो आराम से अपना पावर को है, ऑटोनॉमी को एंजॉय करते हैं और आराम से इसे बाहर भी निकल सकते हैं। लेकिन भारत क्या है, दाल मखनी है, इसमें से किसी भी पार्टिकल को, जैसे जिस चीज़ से दाल मखनी बना है वो सब बाहर नहीं निकल सकता है, सब मिल गया है, इसमें से निकाल नहीं सकते किसी चीज़ को, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि भारत जो है एक ट्रू फेडरल तो नहीं है, ठीक है, ट्रू फेडरल नहीं है, ठीक है। ट्रू फेडरल, अब देखिए ट्रू फेडरल हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जस्ट मैं आपको अभी बताऊंगा कि भारत में कुछ ऐसी चीज़ है जिससे हमको दिख रहा है कि भारत फेडरल ही कैरेक्टर का है, फेडरल कैरेक्टर का है। मतलब सेंट्रल के पास भी और स्टेट के पास भी कुछ पावर ऐसे हैं जिसमें स्टेट फुल्ली ऑटोनॉमी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ट्रू फेडरल तो नहीं है भारत, लेकिन हाँ श्योरली भारत जो है यूनिटरी कैरेक्टर को दिखाता है, यूनिटरी यूनियन ऑफ स्टेट है भारत, ठीक है। तो हम लोग ने देखा कि यूनिटरी गवर्नमेंट किसे बोलते हैं और फेडरल गवर्नमेंट किसे बोलते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि भारत फेडरल इन नेचर कैसे है, ठीक है। भारत में फेडरल मतलब मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरल नहीं है। लेकिन मैंने आपको लास्ट में ये बता दिया कि भारत ट्रू फेडरल नहीं है, क्योंकि भारत में भी कुछ ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे पता चलता है कि नहीं, भारत भी एक फेडरल नेचर का है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं कि स्टेट के पास लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का पूरा अधिकार होता है। जैसे हमारे बिहार स्टेट में अगर कुछ भी दंगा होते हैं, मानो बिहार स्टेट में अगर दंगा होंगे ना, तो सेंट्रल सब रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा पावर है कि वो क्या करेगा, उसके साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट में तो हम लोग ने यही देखा था ना कि फेडरल में क्या होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ एरिया में बहुत पावरफुल होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी पावरफुल होते हैं। तो हम लोग अगले क्लास में ये देखेंगे कि भारत फेडरल कैसे है, ठीक है। उसके लिए हम लोग 4-5 कॉजेज, उसका एग्जाम्पल सब दिखाएंगे। इस तरह से मुझे दिखता है कि भारत एक फेडरल इन नेचर का है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी भारत को फेडरल जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बताया है कि भारत का जो है ना, भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें फेडरल है, उसके बेसिक प्रिंसिपल में उन्होंने बताया कि फेडरल है। इसीलिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि भारत किस तरह से आपको दिखता है कि फेडरल है, किस तरह से आपको दिखता है कि यूनिटरी गवर्नमेंट फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। आज की क्लास में मैंने देखा ये कि हम लोग ने ये देखा कि यूनिटरी गवर्नमेंट किसे कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट क्या होते हैं, बेसिक डिफरेंसेस दोनों के बीच में क्या क्या होते हैं, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि इंडिया जो है ना किस तरह से फेडरल है, इसके बारे में आप बताइए कि इंडिया एक फेडरल गवर्नमेंट को फॉलो करता है। उसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे, कुछ उसके रीजन देखेंगे, इस तरह से मुझे दिखता है कि भारत क्या है, एक फेडरल नेचर को फॉलो करता है। और साथ ही साथ यूनिटरी नेचर का कैसे है, तो उसके बारे में तो बहुत बड़ा सा रीजन हम लोग देखेंगे कि भारत यूनिटरी गवर्नमेंट कैसे है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।